तो स्पीड जो है वो आपके प्रैक्टिस के दौरान ही आएगा। कितना प्रैक्टिस आप करते हो घर में, उस हिसाब से आपके अंदर भी एक स्पीड आ जाएगी, कंपाउंड को फास्टली नॉर्मलाइज कर पाओगे। लेकिन जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत मत करना, धीरे धीरे करो लेकिन सही करो। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा किसी कंपाउंड में तो जरूर पूछ लेना कि उसका नाम कैसे होगा। सर यन्नो का सर सोडियम क्या नाइट्रेट नाइट्रोजन और मोनोऑक्साइड बोल सकते हो उसको? नहीं, हमने यन्नो को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें आपको नाइट्रोजन में पार्टों में बताया ना कि यन्नो और N2O में अलग तरह से नाम दिया गया है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड और यन्नो को नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद नंबर लगाए हैं नाइट्रोजन ट्राई, नाइट्रोजन डाई, नाइट्रोजन, जैसे आप नाइट्रिक ऑक्साइड ही करोगे। CO को देख के सब ऐसा लगा। हाँ नहीं, मोनोऑक्साइड गलत नहीं है, सही है, बोला नहीं है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह रहे हो तो गलत नहीं बोल रहे हो, वही चीज बोल रहे हो जो कि वहाँ लिखा हुआ है, बट बोला नहीं जाता, इसलिए आप उसे ना कहकर नाइट्रिक ऑक्साइड से ही ले रहे हो। और एक H2CO3 का H2CO3 ये आपके एसिडों में बताया गया होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, बट हम उसे कार्बोनिक एसिड कहना होता है, एसिड के बेस पे। आप देखोगे वहाँ एसिडों में बताया गया होगा, यहाँ पे H2CO3 कहीं नहीं है क्या? तो ये एसिड वाले केस में देखो स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में एसिडों का नाम हमने बोला था कि कुछ अलग तरह से शो किया जाता है, और वो कार्बोनिक एसिड के नाम से हम लोग कहते हैं, जबकि उसका केमिकल नेम तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखते हो तो गलत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता तो आपको भी जो लोग लिखते हैं वही आपको हो गया जी। तो आगे प्रैक्टिस बनाए रखना हो। हम लोग ऑर्गेनिक को स्टार्ट करें, थोड़ा सा पढ़ लें सेकेंड का पार्ट भी तो लॉन्ग है ना। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया था कि इन चीज़ों में जो इनके सिंपल नेम होते हैं वो हम जब केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखते लिखते आ जाएगा। जैसे कि अब आप जानते हो हम यहाँ पे कुछ इसका नाम क्या लिखो? मर्क्यूरी क्लोराइड। अगर यहाँ Cl2 होता तो क्या लिखते? मर्क्यूरी क्लोराइड। लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड को हम कैलोमल भी कहते हैं। क्या नाम उसका? कैलोमल। तो कैलोमल उसका सिंपल नेम बनता है। जैसे नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप कास्टिक पोटास भी कहते हो, सोडा नहीं, पोटास, कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास कहोगे तब भी मतलब यही निकलने वाला। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है। इसको तो मैं बेकिंग सोडा भी कहते हो, वॉशिंग सोडा नहीं है वो, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा खाने का सोडा हम हिंदी में बोलते हैं, ये इसको खाने का सोडा भी कह सकते हैं। तो कुछ कंपाउंडों के नेम होते हैं, जैसे हमने अभी बताया ब्राउन गैस उसे कहते हैं। अब N2O लिखा तो लॉफिंग गैस भी कह सकते हैं। तो वो सब नेम जो इनके सिंपलेस्ट होते हैं, ऐसे बहुत से नेम आपको मिलेंगे। तो वो नेम आपको प्रैक्टिस के दौरान मिलेगा। ये आप जितने भी पढ़े हो सब केमिकल नेम्स की स्टडी की हो। अब उनको क्या पढ़ना है? नॉमिनोमेटर। आपको पता होगा जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी दो नेम होते हैं, एक को हम सिंपल नेम कहते हैं और एक को केमिकल नेम कहते हैं। क्योंकि सिंपल नेम का कोई रूल नहीं होता है, वो जो पढ़ता है उसी को आता है, बार बार पढ़ोगे तो वो नाम आ जाएगा। हाँ, केमिकल का रूल होता है आयन और रेडिकल के बेस पे, जिसको हमने बताया कि कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंडों में दोनों के रूल हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल और केमिकल ना कहकर हम सिंपल और IPSC कहते हैं। मतलब यहाँ के भी कंपाउंडों के कितने नेम हैं? दो, एक सिंपल और एक IPSC। तो इनके नॉमिनोमेटर जब भी स्टडी करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम दो तरह के नेम पढ़ेंगे, एक सिंपल नेम और एक IPSC, जो कि केमिकल नेम के इक्विवेलेंट है। केमिकल नेम का काम करता है ये। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में कुछ जगह पे सिंपल नेम लिखा होता है तो कुछ जगह पे मतलब वही C2H5OH का नाम कहीं कहीं एथेनॉल पढ़ नहीं पाओगे, कहीं कहीं एथिल अल्कोहल पढ़ नहीं पाओगे। अब एथिल अल्कोहल लिखा तब भी जान जाओ C2H5OH है, एथेनॉल लिखा तब भी जानो कि वही C2H5OH है। अब जैसे CH3COOH का कहीं कहीं पे नाम एस्टिक एसिड पाओगे और कहीं कहीं पे एथेनोइक एसिड पाओगे। अब कहाँ एस्टिक एसिड लिखा है या एथेनोइक एसिड लिखा है, ये दोनों बात सेम है, बस एक सिंपल नेम और एक
आईपीएससी। जैसे आपने डाई एथिल ईथर और एथॉक्सी एथेन, ये सेम कंपाउंड है। अब चूंकि डाई एथिल ईथर उसका सिंपल नेम है और एथॉक्सी एथेन उसका आईपीएससी नेम है। तो हम लोग किसी भी चीजों को आप जैसे एथिलीन का नाम सुने होंगे, एथिलीन और एथीन दैट इज सेम कंपाउंड। एथिलीन उसका सिंपल नेम है और एथीन उसका आईपीएससी नेम है। तो एथीन और एथिलीन में कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब सेम कंपाउंड होते हैं। तो दोनों नाम आपको पढ़ रहे होंगे और यहाँ पे हम दोनों आपको पढ़ाएंगे, सिंपल भी और आईपीएससी से एक दिन को पढ़ाया जाता है, सिंपल 2-3 दिन लगेगा। आईपीएससी सिर्फ एक दिन में आप पूरा आईपीएससी सीख जाओगे। क्योंकि सिंपल और आईपीएससी समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि सच में दो नाम है या नहीं। जैसे CH3OH, इस कंपाउंड को आप देख रहे होगे, CH3OH एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके हम नेम की बात करें तो इसके नेम है क्या, मेथिल एल्कोहल। ये जो तुम नाम ले रहे हो ना, ये सिंपल नाम ले रहे हो, आईपीएससी नेम में इसका नाम है मेथेनॉल। तो आपको दोनों नाम तैयार होना चाहिए, दोनों से पहचानना आपको आना चाहिए, चाहे कोई मेथिल एल्कोहल कहे और चाहे मेथेनॉल। लोग बहुत बेहतर समझेंगे चीजों को। दूसरे स्टेप में देखते हैं, कंपाउंड को अगर जो पढ़े होंगे देख रहे होंगे, एक हाइड्रोकार्बन हमने लिखा है, इसका दो नाम है। एक तो सिंपल नेम में आप देखोगे तो नाम है आइसोब्यूटेन, है कि नहीं सिंपल, क्योंकि आईपीएससी देखोगे तो 2-मेथिल प्रोपेन। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा ये कैसे लिख रहे हैं। मतलब इसी का नाम आइसोब्यूटेन भी है और इसी का नाम 2-मेथिल प्रोपेन भी है। चाहे जो नाम लिखो दोनों सही है। और किताब वाले भी घुमा घुमा के लिखते हैं, कभी वो लिख के आएंगे, कभी ये लिख के आएंगे। कभी कहेगा आइसोब्यूटेन बनाने की विधि लिखो, राइट द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ आइसोब्यूटेन। तो कभी कहेगा 2-मेथिल प्रोपेन का प्रॉपर्टी लिखो। आइसोब्यूटेन को 2 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं आगे चलते। अगर हम अगले कंपाउंड की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक सिंपल नेम है, आईपीएससी ने एथेनोइक एसिड। तो हर कंपाउंडों के कितने मिल रहे हैं, दोनों पढ़ना है हमें। अब पहला वाला पहला जो नाम है वो सिंपल नेम है और जो बाद में लिखे हैं वो आईपीएससी। आईपीएससी पढ़ने के लिए 2 घंटा, 2 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक की आईपीएससी आ जाती है। अलग की बात है, हाई स्कूल में टीचर 2 महीना पढ़ाते हैं, पहले दिन शुरू करेंगे। हमको तो जो हाई स्कूल में केमिस्ट्री, हाई स्कूल की केमिस्ट्री कुछ होता ही नहीं है। 4-5 टू सॉल्ट पढ़ना है, 2 गैस पढ़ना और 4-5 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। तो उसमें जो आईपीएससी हम लोग पढ़ाए थे 15 दिन चला था ठंडी के दिन में, तब जाके आईपीएससी सिखाया गया था। बाद में हम देखे 15 मिनट का काम 15 दिन में यहाँ कराया जाता है, फिर भी बच्चों को आता कंप्लीट नहीं आ पाता है। 15 मिनट का काम 15 दिन में ही नहीं करा पाते। उसका वजह क्या है, तरीका गलत है पढ़ाने का। जो पढ़ाया जाता है वो तरीका क्या होता है, गलत होता है। मतलब जिस तरीके से आप पढ़ना चाहिए, जैसे आप किसी काम को करते हो तो उसके एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। अगर तरीका पलट दो तो फिर रिजल्ट क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मतलब उसके रिजल्ट तो अपोजिट हो जाएंगे। तो आपको सही पैटर्न में पढ़ना नहीं होता है, इसमें लोग कहते हैं आईपीएससी, लेकिन कठिन कौन होता है। तो सिंपल में बहुत से स्टेप हैं, जैसे कि उसमें आपने 5 स्टेप पढ़ा है, ऐसे यहाँ पे 7-8 स्टेप पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पूरी सिंपल कवर होगी। और आईपीएससी तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही आप पूरी आईपीएससी सीख जाओगे हर कंपाउंड के लिए। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि इनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में, सिंबल, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है, उसमें 117 कार्बन को छोड़कर 117 जो है और उनके कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में पढ़े जाते हैं। हमारे केमिस्ट्री के जो मेन ब्रांचेज बनाए गए हैं, केमिस्ट्री के 2 ब्रांच है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कवर करती है, 117 एलिमेंट और उनके कंपाउंड, 117 एलिमेंटों को और उनके टोटल कंपाउंडों को हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने जो कंपाउंड इससे पहले पढ़ रहे थे, 2-4 को छोड़कर सबके सब इनऑर्गेनिक थे, अभी पहले जो पढ़े हो। लेकिन हम सिर्फ सिंगल कार्बन और उसके कंपाउंड को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच बनाए हैं, ऑर्गेनिक। आप सोचोगे कि 118 में 117
एक में पढ़ा जा रहा है और कार्बन अकेले एक में पढ़ा जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो उसमें एक इसकी प्रॉपर्टी इस तरह होती है, आपको पता होगा कि श्रृंखलन का गुण नाम सुनो, श्रृंखलन को हम लोग चैनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। चैनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी से चैन बनाने की प्रॉपर्टी। हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में 117 एलिमेंटों में चैनिंग प्रॉपर्टी का 98% प्रॉपर्टी कार्बन के पास है। मतलब कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी कितना है? 98%। सिलिकॉन के पास 4% है और किसी के पास है भी नहीं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन रखा है? 4% प्रॉपर्टी चैन की होती है। चैन बनाने का मतलब होता है चैन बनाना, जोड़ के। और ये जोड़ने वाला प्रॉपर्टी सिर्फ सिलिकॉन के पास 4% की प्रॉपर्टी है, कार्बन के पास 98% की प्रॉपर्टी है और किसी एलिमेंट के पास सही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो चैन कौन कौन बना पाएंगे? कार्बन सफिशिएंट अमाउंट में बनाएगा, सिलिकॉन थोड़ा बहुत बना लेगा, हल्का सा प्रॉपर्टी है, और किसी के बस की बात नहीं। सोडियम से अगर 3 एलिमेंट को लगातार जोड़ दो, बॉन्ड ही टूट जाएगा, वो चैन नहीं बना सकता, वो जोड़ नहीं सकता। इसीलिए उन लोगों में चैनिंग प्रॉपर्टी ना होने की वजह से वो लोग बहुत ही कंज्यूम फॉर्म में है, बहुत कम मात्रा में है, कम अमाउंट में, उनके कंपाउंडों की संख्या बढ़ नहीं पाई। भाई आप ज्यादा ज्यादा 3 ही लोगों को जोड़ पाओगे तो आप में नंबर ऑफ मेंबर बढ़ जाएंगे, वेरिएशन नहीं बढ़ पाएगा। 3 लोगों को बदल बदल के जोड़ोगे कितना जोड़ पाओगे? लेकिन जो जिसके पास चैनिंग प्रॉपर्टी होती है वो कभी 3 का चैन बनाएगा, तो कभी 4 का चैन बनाएगा, तो कभी 6 का चैन बनाएगा, तो कभी 2 का चैन बनाएगा। मतलब वो चैन को घटाएगा बढ़ाएगा तो कंपाउंड बढ़ेगा कि नहीं? यही वजह है चैनिंग प्रॉपर्टी या हिंदी में श्रृंखलन गुण के कारण कार्बन के कंपाउंडों की नंबर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड हो गए, अकेले इतने ज्यादा कंपाउंड बन गए कि इनके लिए एक केमिस्ट्री का ब्रांच ही बनाना पड़ा। और कार्बन और उनके कंपाउंडों को पढ़ने के लिए हमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनानी पड़ी जो अलग एक ही एलिमेंट को पढ़ाता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा भाग है, हाफ पार्ट नहीं समझ लो, आधा से ज्यादा भाग वही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो सिर्फ एक एलिमेंट को पढ़ाता है वो कौन सा एलिमेंट है? और उसके कंपाउंड को पढ़ाता है। बाकी जो 117 लोग बचे वो थोड़े से मात्रा में इनऑर्गेनिक पार्ट में पढ़े जाते हैं। तो कार्बन के बारे में हमें कुछ जानने से पहले जानना होगा कार्बन के एलिमेंट में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होता है। क्लास 11 में पढ़ के आओगे। कार्बन के सिंबल को हम सी बोलते हैं, सी से दिखाते हैं। और 6 और 12 इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, जिसको एटॉमिक मास कहते हो। अब अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? पढ़े होगा एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6ठे नंबर पे। एटॉमिक वेट 12। तो अगर इस बेसिस पे हम बात करें तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बता सकते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं किसी भी एटम में, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। और न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तभी कितना आएगा? इसलिए बताया गया होगा 11th की क्लासों में कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। कॉन्फिगरेशन बनाते हैं। कॉन्फिगरेशन आपको पता होगा, अब बहुत से बनाया जाता है। क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p2। अगर इसको हम बोर्ड में कन्वर्ट कर दे तो ये कॉन्फिगरेशन बना रहे हैं 2,4। इसके बेसिस पे हम कई चीजों को कार्बन के बारे में बता सकते हैं। जैसे ये किस पीरियड में है पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ सेल काउंट करते हैं 1 2 सेल आया है, इसलिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का? ग्रुप भी बता सकते हैं। ग्रुप कैसे बताते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन p में 2 आया है, p आता है तो 12 ऐड करते हैं, 14वें ग्रुप में है, 14 नंबर ग्रुप में है। फिर हम लोग इसका ब्लॉक बताते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आया है इसलिए p ब्लॉक का एलिमेंट है। इसकी हम वैलेंसी बता सकते हैं। ये सब 11th के कोर्स में पढ़ाया जाता है। लास्ट में 4 आया है, 8 में से 4 घटाओगे 4 बचेगा, वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो तो दिख ही रहा होगा, मतलब गेनर है ना, जिसके आउटर में 1 2 3 होते हैं वही डोनर होते हैं, वरना सब गेनर हो जाते हैं। नेचर क्या है बताओ? नेचर नॉन मेटल में जाएगा, क्योंकि हमने बताया होगा 1 2 3 आए तो मेटल, 4 5 6 7 आए तो नॉन मेटल, वरना फिर इनर्ट। तो ये नॉन मेटल में आता है, मतलब अधातु है। ऐसे बहुत सी चीजों को हम यहाँ पे बताया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके बॉन्ड नेचर की। कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा तो ये गेनर है। अब 11th वाले ज्यादा समझ पा रहे होंगे, अगर 12th वाले पढ़े होंगे भाई 11th में तभी सब समझ में आएगा क्या चीज कर रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे कितने की जरूरत है? 4। अब या तो ये चारों सिंगल बना दे, या तो एक डबल बना दे और 2 सिंगल बना दे, या तो दोनों तरफ डबल बना दे,
और या तो एक तरफ ट्रिपल बनाते हो एक तरफ, तो इसके वैलेंसीज कंप्लीट हो सकते हैं। कार्बन की इस चार्जोन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ अलग अलग हाइब्रिडेशन मिलेगा। इसमें 1 2 3 4 सिग्मा है तो sp3 का हाइब्रिडेशन आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा है, sp2 का हाइब्रिडेशन आ रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा है, sp का आ रहा है, इसमें 1 1 2 सिग्मा है। तो जब आपका कार्बन इस तरह का स्ट्रक्चर देगा तो sp3 हाइब्रिडेशन आएगी, जब इस तरह का आएगा sp2। हमने सिग्मा काउंट किया है, लोन पेयर तो है नहीं, 11 में बताया गया ना अभी जल्दी, हम लोग सिग्मा काउंट कर लेते हैं और लोन पेयर से अगर होता है तो उसको काउंट करते हैं और उसमें हाइब्रिडेशन बताते हैं। लेकिन यहाँ एंगल्स की बात करें तो यहाँ जो बॉन्डों के बीच का एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री 28 मिनट। कितना? 7 या 9? 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि चारों बांडों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, बट वो बांड हमने क्लास 12 में अभी भी टेट्राहेड्रल का नाम लिया था, आपको याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल क्या होता है? जब किसी सेंट्रल मेटल से 4 बांड बनाए जाए और चारों एकदम ऐसे सीधा बनाया जाए, एक इधर, एक आगे और एक, इसको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। स्क्वायर प्लेनर अभी 12th में क्वाड्रेशन का फॉर्म में बताए थे। और स्क्वायर प्लेनर में जो एंगल बनता है वो 90-90 का बनता है, बीच में एंगल 90 का होता है, एक इधर प्लस के जैसा। लेकिन जब 4 बांड इस तरह बने, 2 नीचे से और 2 ऐसे ऊपर, तो इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल में होता है, स्क्वायर प्लेनर में नहीं होता है। मेथेन जो बनता है वो टेट्राहेड्रल के शेप में होता है, चतुष्फलकीय संरचना। तो एंगल ये 90 मत सोचना, कितना है? और इनके बीच तो एंगल जान ही रहोगे, ये पंखा जैसा है, पंखे में अगर देखोगे तो 120 का एंगल बनेगा। 360 में 3 हिस्सा लगा दोगे, इनके बीच में 180 का बनेगा और इनके बीच में भी 180। तो आप एंगल्स भी माइंड में रखोगे। और ये पूरी नॉलेज नहीं आपके अबाउट कार्बन के बारे में, इतना चीजें तो तुम्हें कम से कम आना चाहिए। अगर इतना आता है तो हम इसके चैनिंग प्रॉपर्टी के मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। जब कार्बन अपने कंपाउंड बनाता है, इसके एट्रॉप भी जानते होगे ना, अपर रूम। कार्बन हमें किस फॉर्म में मिलता है? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, कोक मतलब कोयला। तो आपको 4-5 रूपों में मिलेगा नेचर में। अगर तुम कार्बन को ढूंढना चाहते हो तो पहला नंबर कोयला में मिलेगा, जिसको हम कोल कहते हैं इंग्लिश में। कोयला एक कार्बन ही है, कोल। आपको पता होगा सेकंड फेज में हमें कहाँ मिलेगा? ग्रेफाइट। पेंसिल की नोक वाली जो होती है वो भी कार्बन होती है, प्योर कार्बन होती है, जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपन रूप है, जिसको एट्रॉप बोला जाता है इंग्लिश में। डायमंड, हीरा भी एक कार्बन ही होता है। और जो कार्बन के एक सच कोणीय संरचना के कारण बनता है और वो बहुत ही तेज साइन भी करता है। साइन क्यों करता है जी? पूर्णांक परावर्तन के कारण इंटर में आपने पढ़ा है, और उसमें हमने बताया था कि TIR के कारण वहाँ पे साइनिंग आती है। और अगला होता है फ्लोरीन एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, उस रेट में भी कार्बन आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो कार्बन के 4 तरह से आपको मिलेंगे, एक कोयला के रूप में, कोयला कोल जिसको कहते हो, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा हीरा डायमंड, और चौथा फ्लोरीन है। फ्लोरीन मत कहना, फ्लोरीन एक एलिमेंट होता है, फ्लोरीन है। अब कार्बन के ड्रॉप के बाद अगर बात करें तो कार्बन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ बनाता है। किसके साथ? कार्बन के। अगर नॉर्मली हम कंपाउंडों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि कार्बन तो सबके साथ बनाएगा, जितने गेनर है इलेक्ट्रॉन गेनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेनर है ना, 2,4, जिसके आउटर में 4 आए उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो गेन नेचर में है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो डोनर या गेनर के साथ जब ये फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, जब अपने बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करता है, तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म में बॉन्ड किससे कराता है? हाइड्रोजन से। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन को कंबाइन करके सिर्फ कंपाउंड फॉर्म करता है, उसका नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से ही पता चलता है कि कार्बन का कंपाउंड किस एलिमेंट से हुआ है? हाइड्रोजन से हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? नहीं है सर। आगे ऑक्सीजन भी आया। ये ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कंपाउंड व्हिच हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। परिभाषा हम यहाँ लिखाते बाबू, स्कूल में पढ़ रहे हो, सर जी खूब लिखाए सवाल लिखते
बार फिर से समझ लो, हाइड्रोकार्बन होते क्या है, हम लोग नॉर्मली बताते हैं कि द कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों को रखते हैं, परमाणुओं को रखते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासिफाइड किया है इनके बॉन्ड नेचर के। आपको पता होगा ये दो तरह का हो जाता है, बाबू हमें बताने की कोशिश मत करो, हमें आता। अगर हमें बता रहे हो दो तरह का होता है तो आप देखो, क्योंकि हम 5 साल से बताते आ रहे हैं, 6 साल हो गया, 7वां चलने वाला है, तो हमें आता है कि दो कौन कौन है। बाकी आप लोग बोलना नहीं, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं। संतृप्त और असंतृप्त कितने हाइड्रोकार्बन है, 2 तरह के आपके हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है। ये बॉन्ड के नेचर पे है, ये दूसरे एलिमेंट के बीच का नहीं, कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड को देखा, अगर वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखता है, हर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बात नहीं कर रहा है, कार्बन या अदर एलिमेंट के बीच की बात नहीं कर रहा है, कार्बन कार्बन के बीच अगर पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है तो क्या कहलाएगा, लेकिन डबल या ट्रिपल अवेलेबल है, कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल के अलावा कुछ होता नहीं है। आपको पता होगा शेयरिंग के अकॉर्डिंग जो सहसंयोजक बंध बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसमें या तो बोथ साइड से 1-1 का शेयर होता है, या तो 2-2 का होता है, या तो 3-3 का होता है। 1-1 के शेयर पे एक सिंगल बॉन्ड, 2-2 के शेयर पे डबल बॉन्ड, या 3-3 के शेयर पे। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो होगा संतृप्त, डबल या ट्रिपल है तो होगा असंतृप्त। इसके अगर केसेस से हम आगे बढ़े तो इसको एक अलग नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है एल्केन, इनका नाम होता है एल्कीन, इनका नाम होता है एल्कान। मतलब एल्केन्स जो होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो एल्कीन या एल्काइंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बहुत ही नॉर्मल होते हैं। इनके फार्मूले हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए जनरल फार्मूला भी आपको पता होगा, यहाँ CnH2n+2 बेसिस पे फार्मूले चलते हैं। इसमें CnH2n चलता है और इसमें CnH2n-2। इनके बेसिस से हम जान भी जाते हैं क्यों कौन वाला है। अगर उसका हम नाम लिख रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ कार्बन की नेमिंग करने के बाद, जिसको हम चेन नेम कहते हैं, उस प्रिंसिपल नेम को लिखने के बाद एन ऐड करते हैं तो 3 लास्ट वाला अक्षर, इसमें ई ऐड करते हैं उसमें। तो ये बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी सुने होंगे। इसके आगे की बात करते हैं, आप फिर से समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड, जिसका कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन। जब वो कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, हम लोग बताते हैं ऐसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसके अलावा और कोई ना हो, मतलब ओनली प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम इन द कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। 2 टाइप में क्लासिफाइड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल आ रहा है तो अनसैचुरेटेड। सिंगल वाले बॉन्ड्स के कंपाउंड को सैचुरेटेड को एल्केन्स कहते हैं, डबल वाले बॉन्ड्स को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल वाले को एल्काइन कहते हैं। हम जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग जान भी सकते हैं। इसमें देखेंगे तो जो हाइड्रोजन की नंबर होगी, कार्बन के नंबर के डबल से 2 एक्स्ट्रा होगा, जबकि इसमें सिर्फ डबल होगा, इसमें डबल से 2 कम होगा। उनके नॉमेनक्लेचर में नाम लिखते समय एन ऐड करेंगे, इसमें इन और इसमें आई। हम इसकी बात करें, ये क्या है, एल्केन की एल्कीन की एल्काइन। तो हम देखेंगे कार्बन की संख्या 1 है, 1 का डबल 2, और 2 में 2 बढ़ाओगे तब क्या रहेगा, मतलब 2 दूना से 2 एक्स्ट्रा है, तो कौन सा कैटेगरी में जाएगा, एल्केन। इसको बताओ, ये भी एल्केन है। 2 का दूना 4, कार्बन के नंबर का दूना करो तो 2 दूनी 4, 2 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हुआ तब ये दूना होगा तो ये डबल होगा, और दूना से 2 कम हो जाएगा तो ये, इसको देखो ये एल्काइन में आएगा, क्योंकि 2 का दूना 4, 4 से 2 कम पड़ रहा है, एल्कीन है, दूना पड़ रहा है, एल्केन है, दूना से 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, एल्काइन है, दूना से 2 कम पड़ रहा है, एल्केन है, दूना से 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो जो भी आपके कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में मिलेंगे वो हम बैलेंस करके देख लेंगे कि कौन वाला नाम है। नेमिंग करते समय आपने पढ़ा होगा कि हम नंबर ऑफ कार्बनों के नेम कैसे लिखते हैं, तो नोट पॉइंट में इसको हम लिख देते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को
3 कार्बन को आगे चल के अगर 11-12 पे जा रहे हो तो यूनी डेक, यूनी माने 1, डेक माने 10, 10 से 11, डाई डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक करते जाओगे आगे भी बढ़ेगा। तो डेक आगे लगाते रहो, यूनी डेक, डाई डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक। हेक्सा डेक मतलब 16। तो आगे की जरूरत नहीं होती है, 10 तक में काम चल जाते हैं। अब क्योंकि आप अगर नंबर ऑफ कार्बन्स के नेम जानते हो और उनके हाइड्रोकार्बन्स के नेचर्स को जानते हो तो उसी में ये ऐड करोगे, उनका नेमिंग बन जाएगा। कुछ एग्जांपल में पहले का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पहले का CH4। हमें इसकी नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन को, और चूंकि ये एल्केन कैटेगरी का आ रहा है तो एल्केन कैटेगरी का आगे क्या जोड़ेंगे, आगे वही एन जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। दूसरा क्या है C2H6, 2 कार्बन है, पहले कार्बन हो गया है और चूंकि ये भी एल्केन कैटेगरी का है, एन ऐड होगा, एथेन इसका नेम होगा। 3 का अगला क्या है C2H2, चलो बोलो, 2 कार्बन पहले है तो 2 कार्बन है तो ये, और ढूंढना से 2 कम जा रहा है, हाइड्रोजन का नंबर ढूंढना से 2 कम, तो वो आई है नहीं, लास्ट वाला ऐड कर देंगे, नाम होगा एथाइन। चौथे नंबर पे C2H4, फिर 2 कार्बन है, डबल है, एथीन वाला है, एथीन वाली कैटेगरी में जा रहा है, एथीन। अगला है C3H, 3 कार्बन है तो नाम हो गया प्रो, और डबल से 2 एक्स्ट्रा है, एल्केन कैटेगरी में है, नाम होगा प्रोपेन। C4H, 6, 4 कार्बन है, ब्यू, और दूना से 2 कम जा रहा है, आइन होएगा, और एक है C5H, ऐसे कोई भी मिले तो 10, 5 कार्बन है 10, और दूना से 2 ज्यादा है। नाम लिखने जाओगे ना, आगे बढ़ा दीजिए। कुछ कंपाउंड लिखे, नेमिंग कर दो, सब फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे हम 10 कंपाउंडों को लिख रहे हैं, सब हाइड्रोकार्बन है और उनका नेम आपको बता देना है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कितने कार्बन है उस हिसाब से लिख लेना, और फिर वो चेक कर लेना कि एल्केन में जाएगा कि एल्कीन में कि एल्काइन में, और उस हिसाब से 3 लास्ट लेटर आप अल्फाबेट साइड कर दोगे तो नेम बन जाएगा। यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखा जा रहा है, आप कोशिश करना कि सही नाम लिखा। दस कंपाउंडों के नेम लिखने हैं आपको, देखो सही जा रहा है। मैच कर लो। हो गया।
तसु सही है जी? आसिफ देख के कर रहा है ये। आसिफ के पीछे क्यों पड़े हो जी? कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं पीछे पड़े रहोगे हमेशा। है सर भाई है सर। क्यों परेशान करते हो उसे? नेक्स्ट हम अगर अगली बात करें तो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनमें चीजों को रिप्रेजेंट करना, जिसको हम फार्मूला बोलते हैं। नेमिंग नहीं थी, फार्मूला। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंडों की सबसे बड़ी समस्या है कि एक कंपाउंड को दो नेम से जानते हैं। कितने नेम से? पहले तो कंफ्यूज यही करेगा कि हम दोनों नेम को जाने, जिसमें एक सिंपल और एक दोनों पे काम किया जाएगा। लेकिन उसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो 4 तरह से, 5। मतलब इसी को एक ही कंपाउंड को 4-5 तरह से दिखा सकते हो लिखकर। अब वो कौन तरह से आप लिख दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसे एक कंपाउंड को ध्यान से देख रहे हैं, लिख रहे हैं और देखो कैसे लिखा जाता है। हम बता रहे हैं ब्यूटेन को, किसको? ब्यूटेन। सी ब्यूटेन का नाम लिखते हैं, एक कंपाउंड है कि नहीं ब्यूटेन? अभी पढ़े हो ना ब्यूटेन? ये ब्यूटेन एक कंपाउंड आपके पास है। आप सोचोगे ब्यूटेन को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? ब्यूटेन तो इसका नाम है, एक कंपाउंड है। उसका सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हिंदी में अणुसूत्र कहते हैं। और वो आपको पता है क्या होने वाला है? C4 होगा, क्योंकि ब्यूट है तो C4। और एन लगा है, एन का मतलब डबल से 2 ज्यादा। तो एक तो ब्यूटेन को ऐसे दिखा सकते हो, मतलब कोई ऐसे लिख देगा ब्यूटेन तो C4H10 को ब्यूटेन ही पढ़ा जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा नहीं हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, तो ब्यूटेन को दूसरे तरह से कैसे दिखा सकते हो? हम 4 कार्बन का चेन लेंगे, क्योंकि एल्केन है तो सब पे बॉन्ड कैसा होगा? क्योंकि एन वाले पे सब सिंगल चलते हैं। एक कार्बन को कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है? 4। इसके पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो क्या बॉन्ड देंगे? इसके पास 2 है तो 2 देंगे, इसके पास 2 है तो 2 देंगे, 1 है तो 1, 2, 3 देंगे। हर जगह हाइड्रोजन बैठा देंगे। और एक बार हाइड्रोजन को गिन लेना, क्या हाइड्रोजन यूज हुआ? उसे अगर आप सही से देखोगे तो 10 ही हाइड्रोजन यूज होगा। ब्यूटेन ऐसे भी लिखा जाता है, ब्यूटेन ऐसे भी लिखा जाता है, ओपन स्ट्रक्चर। अब आता है इसका कंज्यूम स्ट्रक्चर, संकुचित अवस्था। इसको ऐसे सिकोड़ देते हैं, ये बन जाएगा CH3 CH2। सोच सकते हो कि ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। कहीं कहीं बॉन्ड कंज्यूम कर देते हैं, ये एटम कंज्यूमिंग है, बॉन्ड को भी हटा देगा। CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी ब्यूटेन है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला, कंज्यूम फार्मूला, बॉन्ड कंज्यूम फार्मूला, बॉन्ड को भी कंज्यूम कर दिया है। 5वां नंबर E, बॉन्ड रोटेटिंग फार्मूला। कोई भी एलिमेंट दिखाएगा, सिर्फ बॉन्ड दिखाएगा। कितने कार्बन लगे हैं? 1 2 3 4। चारों के बीच क्या है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। दैट इज द ब्यूटेन। यहाँ पे कार्बन छिपे होते हैं, हाइड होते हैं, जैसे कि आपने बेंजीन बनाते देखा होगा। बेंजीन में 6 कार्बन को ऐसे कोना कोना बना देते हैं, सिर्फ बॉन्डों को दिखाते हैं। तो इसमें क्या है? ये कह रहा है कि 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, और सबके बीच क्या लगे हैं? सिंगल। और इस तरह को बॉन्ड रोटेटिंग फार्मूला कहते हैं। मतलब तुम ब्यूटेन को कितने तरह से दिखा सकते हो? किताब में कहीं ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कोई भी लिखा रहेगा तो आप अपने हिसाब से समझ जाना कि वो ब्यूटेन ही लिखा है। दूसरा आपको बताना है प्रोपीन। इसको आपको बना के दिखाना है 5 तरह से। 5 होता है तो 5 को बताना ही पड़ेगा। ये बाबू सिर्फ हम फार्मूला लिखने के बता रहे हैं। अब सोच लो कि केमिस्ट्री कितना कॉम्प्लिकेट होती है। एक तो हर कंपाउंड का 2 नाम, और एक कंपाउंड कितने रूप में मिलेंगे? 5। कैसा लिखा रहेगा कोई पता नहीं। बॉन्ड रोटेट लिखा रहेगा कि कंज्यूम लिखा रहेगा कि मॉलिक्यूल लिखा रहेगा। प्रोपीन का बना है? यस सर। प्रोपीन, प्रो मतलब 3 कार्बन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो 3 कार्बन आएगा, और इन लगा है, 3 का मतलब एल्कीन, डबल वाला, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन चुका है। इसको ओपन फार्मूले में हमें बनाना है, तो कितने कार्बन है? 3। और चूंकि एल्कीन है तो कहीं ना कहीं तो डबल होगा,
हम पहले पे डबल कर दे रहे और बाकी क्योंकि एल्कीन है ना, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड आना है तो कोई एक जगह डबल आ जाएगा, वो पहले पे हम कर दिए। इसको कितने बॉन्ड देने पड़ेंगे? इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 टू दे दिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसके पास 3 बॉन्ड है, 1 टू दे दिए, इसके पास 1 बॉन्ड है। हाइड्रोजन दो, 1 2 3 4 5 6। आप काउंट करोगे तो उतना आ जाएगा। कंज्यूम कराओ, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड कंज्यूम कराओगे तो सिंगल से कंज्यूम होता है, डबल तुम्हें दिखाना पड़ेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये नहीं इसको हटा दिए, यहाँ नहीं लगाओगे। सिंगल जाना होता है वो सिंगल गायब कर देते हैं। सिंगल कंज्यूम होता है, डबल ट्रिपल बीच में दिखाना पड़ जाता है। जैसे यहाँ सब सिंगल था, तुमने सब सिंगल को कंज्यूम कर दिया था, गायब कर दिया था, साथ में लिखते चले गए। और अगला तो यानी जो इसी से बनता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, पहले और दूसरे के बीच। ये भी आपका प्रोटीन भी लिखा है। तो ब्यूटेन में कुछ पूछना सर, हमने ये देखा था यन ब्यूटेन, ब्यूटेन था ये, लेकिन यन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन भी नाम है, ब्यूटेन लेंगे तब भी चलेगा। हाँ सही है। ब्यूटेन लिखो या नॉर्मल ब्यूटेन लिखो, बात एक ही होता है, क्योंकि अगर कुछ ना लगाओ तो नॉर्मल ही माना जाता है। आइसो और न्यूक्लिक में भी दिखाना पड़ता है। आगे बताएंगे इसके आगे के टॉपिक पे। फार्मूला C6 से 12 नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6 या 14। 1 2 3 4 5 6, ये सब सिंगल रखना होगा। ये रहा ओपन इंस्ट्रक्शंस फार्मूला। कंज्यूम कर दोगे तो सब सिंगल है, सिंगल को मत दिखाओ, डबल आ जाए तो दिखा देना, बीच में कहीं डबल आ जाती है। और 1 2 3 4 इस तरह हम लोग आगे बताएंगे कल से कि कैसे इंस्ट्रूमेंट में आगे बढ़ते हैं। 6 स्टेप आपको पढ़ना है, कल वो 6 स्टेप हम आपको सिखा देंगे और परसों पढ़ाएंगे। IPSC परसों खत्म होगा तब देख सकते हो हम एंट्री पढ़ेंगे। पीछे से आप रिवाइज करते जाना, पीछे अगर भूलोगे हो तो आगे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बस